जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके के क्लास में। आज के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है। इसमें हम लोग देखेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट 2। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 और मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 देख चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग तीसरा देखने वाले हैं। टोटल हम लोग वर्तमान में अभी क्या 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम शामिल किए गए हैं या चुनिंदा क्वेश्चन को ही शामिल किए हैं। तो जो नहीं देखे हैं पहला और दूसरा वो जाके देख लीजिएगा, जरूर से जरूर देखिएगा। ठीक है, ये समय बीत गया तो फिर आएगा नहीं। आपको बता दें एक ही मौका है, झारखंड में ऐसे भी वैकेंसी बहुत कम आता है, तो जो मौका है उसको शिद्दत से आप लोग मेहनत करके ले लीजिए, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो क्या कीजिए, आप लोग नोटबुक निकाल के बैठ जाइए और हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। आप लोग के पास सबसे कीमती चीज़ अभी क्या है, समय है। तो समय को बिल्कुल नहीं गंवाना है। एक टेक में जो भी 25-30 क्वेश्चन है उसको हम कराएंगे बिना सांस लिए हुए। सांस लेंगे कहने का मतलब ब्रेक नहीं लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन है। पहला है राजमहल की पहाड़ी, दूसरा है रांची का पठार, तीसरा है हजारीबाग का पठार, चौथा है पाट क्षेत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाट क्षेत्र। तो झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग की बात किया जाए तो हो जाएगा आपका पाट क्षेत्र। अब पाट क्षेत्र या पाट का मतलब क्या होता है तो बता दें, पाट का अर्थ होता है आपका समतल भूमि। समतल भूमि होता है पाट का मतलब। अब आपको ये भी बता देंगे कि पाट क्षेत्र की ऊंचाई कितनी होती है। तो पाट क्षेत्र की ऊंचाई आपका 900 से 1100 मीटर होता है। कितना होता है? 900 से 1100 मीटर पाट क्षेत्र की ऊंचाई होती है। और ये मुख्य रूप से पाट क्षेत्र का विस्तार कहाँ है तो हो जाएगा आपका लातेहार जिला, गुमला जिला और आपका लोहरदगा जिला। ये 3 जिला में पाट क्षेत्र का मुख्य रूप से विस्तार है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा विकल्प को। तो दूसरा विकल्प में जैसे है आपका राजमहल की पहाड़ी, उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। राजमहल की पहाड़ी की बात किया जाए तो राजमहल की पहाड़ी कहाँ है तो राजमहल की पहाड़ी आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। कहाँ आता है? साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। और साहेबगंज जिला बना है 1983 ईस्वी में। ठीक है, और आपको बता दें कि राजमहल की पहाड़ी में जो है आपका क्या है, काली मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी? काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी जो है आपका क्या है, कपास के खेती के लिए सबसे बेहतरीन होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इस राजमहल को झारखंड के इतिहास में क्या कहा गया है? झारखंड के इतिहास में कांकजोल भी कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? कांकजोल। और ये राजमहल की क्षेत्र कहाँ है आपका? साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। और साहेबगंज जिला कब बना है तो साहेबगंज जिला बना है 1983 ईस्वी में। ये सब आपको याद रखना है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाट क्षेत्र। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कौन झारखंड की प्राचीनतम भूगर्भिक संरचना है। पहला है आर्कियन क्रम की चट्टान, दूसरा है विंध्यन क्रम की चट्टान, तीसरा है गोंडवाना क्रम की चट्टान, चौथा है राजमहल ट्रैप। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्कियन क्रम की चट्टान। अब सुनिएगा, झारखंड राज्य की प्राचीनतम भूगर्भिक संरचना आर्कियन काल की प्राचीनतम चट्टानें हैं, जिनमें ग्रेनाइट, नीस एवं एग्ने प्रमुख है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये तो इसका ये हो गया। अब बात करेंगे राजमहल ट्रैप की। तो राजमहल ट्रैप में आपको बता चुके हैं कि राजमहल ट्रैप कहाँ है तो ये आप कहा जाता है साहेबगंज जिला के अंतर्गत। कहाँ? साहेबगंज जिला के अंतर्गत। और राजमहल के क्षेत्रों में कैसी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। बस इतना ही इसमें बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो देख रहे हैं क्वेश्चन के लेवल, इस तरह के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। पहला है नेतरहाट के पठार, दूसरा है राजमहल ट्रैप, तीसरा है हजारीबाग का पठार, चौथा है चाईबासा का मैदान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेतरहाट का पठार। तो झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? नेतरहाट में होता है। और सर्वाधिक ठंड कहाँ लगता है तो ये भी हो जाएगा आपका नेतरहाट में लगता है। और नेतरहाट जो है, नेतरहाट क्या है आपका? एक पर्यटक स्थल है। क्या है? पर्यटक स्थल है। यहाँ पर लोग सनराइज सनसेट देखने जाते हैं, अर्थात सूर्योदय और सूर्यास्त देखने जाते हैं। और नेतरहाट को और क्या कहा जाता है? इसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है और इसे पहाड़ों की मल्लिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहाड़ों की मल्लिका भी कहा जाता है। और ये जो नेतरहाट है आपका किस जिला के अंतर्गत आता है तो ये आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। और लातेहार जिला बना है 2001 ईस्वी में।
अब आपको बता दें कि नेतरहाट में और एक महत्वपूर्ण चीज़ है, क्या है? तो नेतरहाट में एक आपका घाघरी जलप्रपात है, जो कि एक आपके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और ये पूछता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेतरहाट का पठार। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड की सबसे नवीन मिट्टी कौन सी है? पहला है लेटेराइट मिट्टी, दूसरा है जलोढ़ मिट्टी, तीसरा है लाल मिट्टी, चौथा है काली मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी। तो ध्यान से सुनिएगा जो फैक्ट बात बता रहे हैं। तो जलोढ़ मिट्टी झारखंड में पाई जाने वाली सबसे नवीनतम मिट्टी है। यह मिट्टी झारखंड के उत्तरी सीमावर्ती भागों एवं संथाल परगना के पूर्वी किनारों में पाई जाती है। यह सर्वाधिक उपजाऊ वाली मिट्टी है, ये आपको याद रखना है। जलोढ़ का स्पेलिंग इस प्रकार से भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, जलोढ़। अब हम लोग बाकी ऑप्शन की भी बात करेंगे तो देखिए, झारखंड में जो है मुख्य रूप से आपके 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कैसी? 6 प्रकार की मिट्टी, जिसमें आपका लाल मिट्टी सबसे प्रमुख है। क्या है? लाल मिट्टी सबसे प्रमुख है। झारखंड के भूभाग का लगभग 90% हिस्सा में आपका क्या है? लाल मिट्टी पाई जाती है। और लाल मिट्टी क्या है? अनउपजाऊ मिट्टी। क्या है? अनउपजाऊ मिट्टी है, यानी कि पैदावार नहीं होने वाली मिट्टी है, ये आपको याद रखना है। काली मिट्टी की बात किया जाए तो काली मिट्टी झारखंड के राजमहल क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ? झारखंड के राजमहल क्षेत्र में पाया जाता है। और काली मिट्टी कपास के खेती के लिए सबसे बेहतरीन होता है, ये आपको याद रखना है। और ये राजमहल का क्षेत्र कहाँ है? तो राजमहल का क्षेत्र जो है आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। कहाँ? साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। और साहेबगंज जिला बना है 1983 ईस्वी में। और साहेबगंज झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ से होके क्या है? गंगा नदी बहती है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए, कोई चीज़ को हम रिपीट रिपीट इसलिए कहते हैं ताकि सवाल का जवाब जो है आपके दिमाग में नहीं बल्कि आपके नसों में याद हो जाना चाहिए। यानी कि जब तक आपका रग बह रहा है यानी खून बह रहा है तब तक वो याद रहना चाहिए, ठीक है? दिमाग में रहेगा याद तो भूल ही जाइएगा। आपका नस में घुसा देना है सवाल का जवाब। इसीलिए रिपीट द रिपीट बोलते हैं। तो कोई-कोई सोचता होगा कि सर काहे पगला गए हैं क्या रिपीट-रिपीट बताते हैं। लेकिन नहीं, मेरा उद्देश्य क्या है कि आप लोगों को इस तरह से याद कराया जाए कि जब तक आपके रगों में क्या खून बहेगा तब तक याद रहना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है? पहला है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा है पलामू, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी सिंहभूम। तो तांबा का अयस्क जो है आपका पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है। पूर्वी सिंहभूम में भी कहाँ? तो घाटशिला में। कहाँ? पूर्वी सिंहभूम में घाटशिला जो है आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे पूर्वी सिंहभूम की, तो पूर्वी सिंहभूम जो है आपका 1990 ईस्वी में जिला बना है, ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड पूर्ण रूप स्वामित्व वाली किसकी सहायक कंपनी है? पहला है बाल मुकुंद प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा है कोहिनूर इंडस्ट्रीज लिमिटेड और तीसरा है जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, चौथा है शिवम ग्रुप ऑफ कंपनी। इसका उत्तर देने से पहले आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन है आपका वीवीआईपी है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग फंसिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, तो देखिए, झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि उद्योग खान और भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड की स्वामित्व वाली भारत के कुल खनिज संसाधनों का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहले विकल्प तो बता लीजिए सर। चलिए ना बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए 40%, बी 60%, सी 70%, डी 80%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 40% है। ठीक है, कुल खनिज का कितना झारखंड में उत्पादन होता है? 40%। ये शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, लंबा चौड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। ठीक है, आप लोग तो शेर हैं। ठीक है, क्या है? शेर हैं। और शेर लोग थोड़ी डरता है। ये क्वेश्चन क्या बोला है कि झारखंड में भारत के कुल खनिज संसाधनों का कितना प्रतिशत है? 40%, सीधी सी है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि कंपनी के नाम का झारखंड में उनके संबंधित पते के साथ गलत मिलान को पहचाने। पहला है, देखिए, इसको जवाब देने से पहले आपको बताते हैं कि एक तरफ इधर जो है पता दिया हुआ है, यानी कि एड्रेस दिया हुआ है, और इधर कंपनी का नाम दिया हुआ है। तो 3 गो जो है 3 गो दिया हुआ है, इसमें 2 गो सही मिलान है और एक गलत है, उसको हम लोग को पहचानना है। तो हुडको जो कंपनी है, उसका पता क्या है? अशोक नगर लिमिटेड रांची 2, ये बिल्कुल सही है।
वेदांता लिमिटेड का पता क्या है? हरमू रांची, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन डालमिया सीमेंट भारत, इसका हजारीबाग नहीं होगा। इसका पता क्या हो जाएगा? इसका पता हो जाएगा आपका बालीडीह। क्या हो जाएगा? बालीडीह, बोकारो। हाँ है बालीडीह, बोकारो 14। अरे लिखाओ यार, बोकारो, लिखने में दिक्कत, बोकारो 14, ये पता हो जाएगा। डालमिया सीमेंट का सही पता क्या हो जाएगा? बालीडीह, बोकारो 14। ठीक है, तो यही आपका गलत था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 9। तो आप लोग आज देख रहे हैं ना क्वेश्चन का लेवल कैसा है। आज संडे है, सबका मंडे हो जाएगा, सबका दिमाग खराब कर देगा क्वेश्चन। लेकिन मेरे साथ पढ़िए, कोई दिमाग खराब नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि खड़गडिहा राज्य की स्थापना किसने की थी? पहला है दलेल सिंह, दूसरा है सुतिया पहान, तीसरा है यदुनाथ शाह, चौथा है हंसराज देव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हंसराज देव। अब हम व्याख्या जो दे रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में थोड़ा सा लेक्चर देना जरूरी पड़ जाता है। तो खड़गडिहा राज्य, पहली बात तो है खड़गडिहा राज्य कहाँ है? तो ये आपका है हजारीबाग में। कहाँ है? हजारीबाग में है। हजारीबाग के बारे में तो बताएंगे ही, लेकिन अब सुनिए एक्सप्लेन। तो खड़गडिहा राज्य जो कि हजारीबाग है, इसकी स्थापना 15वीं शताब्दी में हुई। कब? 15वीं शताब्दी में हुई है। दक्षिण भारतीय ब्राह्मण हंसराज देव द्वारा किया गया है। दक्षिण भारतीय जो ब्राह्मण है हंसराज देव, उनके द्वारा किया गया है। इन्होंने हजारीबाग के बंदावत जाति को पराजित करके खड़गडिहा राज्य की स्थापना की थी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी, हंसराज देव के द्वारा खड़गडिहा राज्य की स्थापना की गई थी। और ये खड़गडिहा राज्य कहाँ है? तो हजारीबाग में है। और हजारीबाग के बारे में आगे बताएंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। तो हजारीबाग जो है आपका जिला बना है कब? 1833 ईस्वी में। और हजारीबाग में एक पदमा नाम का किला है, और पदमा में वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही आपको ये याद रखना है कि हजारीबाग को क्या कहा जाता है? हजार बागों का शहर कहा जाता है। और हजारीबाग में आपका झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है, जिसका नाम क्या है? सूर्य जलकुंड नाम है। यहाँ का तापमान कितना है? 88 डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ स्नान करने से क्या मान्यता है? ऐसी मान्यता है कि आपका जो है फोड़ा फुंसी वाला जो त्वचा रोग जो है वो समाप्त हो जाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि झारखंड में हजारीबाग में क्या है? हजारीबाग में आपके बिरहोर जनजाति की जो है जनसंख्या सबसे अधिक है, या उनका निवास स्थल सबसे ज़्यादा है। ये आपको याद रखना है। चलिए, एक्सप्लेन ज़्यादा हो रहा है क्या? नहीं सर, इतना तो जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? पहला है नीलांबर पीताम्बर, दूसरा है बी राजेश्वरी, तीसरा है माधवलाल सिंह, चौथा है शेख भिखारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलांबर पीताम्बर। तो नीलांबर पीताम्बर पहली बार तो एक आदमी नहीं है, ये दो भाई हैं। तो जब 1857 का विद्रोह हुआ था, उसमें झारखंड में भी इसका प्रभाव था। तो पलामू में इसका नेतृत्व कर रहे थे नीलांबर पीताम्बर। और नीलांबर पीताम्बर भोक्ता भोक्ता भाई थे, ठीक है। और भोक्ता क्या है? भोक्ता खरवार जनजाति का ही क्या है? एक भाग है। क्या है? खरवार जनजाति का एक भाग क्या है? भोक्ता है, ठीक है। इन्होंने पलामू में चेरों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था, ठीक है। और जो अंग्रेजों से जो मुकाबला करता था, तो नलायक अंग्रेज लोग क्या करता था? बाद में गोली मार देता या फांसी लटका देता था। तो वो लोग भी क्या किया था? नीलांबर पीताम्बर को फांसी लटका दिया था। कब? तो 28 मार्च। कब? 28 मार्च 1859 ईस्वी को। कहाँ? लेस्लीगंज में। लेस्ली लेस्लीगंज में दोनों भाई को क्या है? आपका आम के पेड़ में लटका के फांसी दे दिया गया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो नीलांबर पीताम्बर भोक्ता बंधु थे, और ये क्या थे? आपके पलामू से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड का कौन सा क्षेत्र कोल विद्रोह से अप्रभावित था? पहला है पलामू, दूसरा है सिंहभूम, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है छोटा नागपुर। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग। तो आपको बता दें सबसे पहले कि कोल विद्रोह कब हुआ था और किसके नेतृत्व में हुआ था, फिर हम लोग हजारीबाग भी देखेंगे। तो कोल विद्रोह आपका हुआ था 1831-32 में। कब? 1831-32 में। और कोल विद्रोह का नेतृत्व किए थे आपका कौन? बुधू भगत। बुधू भगत। और बुधू भगत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो बुधू भगत का जन्म 1792 ईस्वी में रांची जिला के, कहाँ? रांची जिला के
चान्हो प्रखंड, रांची जिला के चान्हो प्रखंड के आपके सीलागाय में हुआ था, ये आपको याद रखना है। कहाँ हुआ था? सीलागाय में हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया आपका कोल विद्रोह से संबंधित जानकारी। अब बताएंगे हजारीबाग। तो हजारीबाग जो है 1833 ईस्वी में जिला बना है और हजारीबाग को हजार बागों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर क्या है, आपको बताया था कि बिरहोर जनजाति का निवास स्थल सबसे ज़्यादा है और बिरहोर जिस जगह में रहते हैं या उसके निवास स्थल को क्या कहा जाता है? टंडा कहा जाता है। और बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी। क्या होता है? जंगल का आदमी। ठीक है। और बिरहोर जनजाति में जो चित्रकला पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? कोहबर चित्रकला। क्या कहते हैं? कोहबर चित्रकला। कोहबर चित्रकला का अर्थ भी पूछता है। कोह मतलब गुफा, बर मतलब दूल्हा, यानी कि गुफा के अंदर विवाहित जोड़ा होता है, ये भी आपको याद रखना है। और ये चित्रकारी आप जब क्या बोलते हैं, हजारीबाग के एरिया में जाइएगा तो बिरहोर जनजाति का जो घर है, बिरहोर जनजाति का जो घर है उनकी दीवारों में यह चित्रकारी आपको आसानी से दिखाई देंगे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़े। यस, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा किसने दिया था? नारा तो बहुत सुंदर है। अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा किसने दिया था? पहला है सिद्धू कान्हू, दूसरा है रघुनाथ महतो, तीसरा है तिलका मांझी और चौथा है बिरसा मुंडा। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रघुनाथ महतो ने ये नारा दिया था, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। और कब दिया था? तो चुआड़ विद्रोह के नेता हैं ये, तो उस समय ही दिए थे। चुआड़ विद्रोह के नेता, चुआड़ विद्रोह के नेता हैं और चुआड़ विद्रोह के समय ही इन्होंने नारा दिया था, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। ठीक है, ये हो गया। अब बाकी को भी थोड़ा थोड़ा बता देते हैं सर, ठीक रहेगा। पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ेंगे सर। तो ये तो हो गया ऑप्शन नंबर बी इसका सही, सिद्धू कान्हू। सिद्धू कान्हू भी दो भाई है, यहाँ सिद्धू कान्हू एक आदमी के नाम नहीं है, दो आदमी के नाम है। तो सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, ये 6 भाई बहन है और इन छो का संबंध किससे है? तो संथाल विद्रोह से है। क्या है? संथाल विद्रोह से है। और संथाल विद्रोह को ही क्या कहा जाता है? हूल आंदोलन कहा जाता है। और ये कब हुआ था? 1855-56 में ये आंदोलन हुआ था। ठीक है। संथाल विद्रोह को ही हूल आंदोलन इसलिए कहा जाता है क्योंकि संथाल आंदोलनकारी जो थे अपना जोश जुनून बढ़ाने के लिए बीच बीच में हुल हुल का आवाज देते थे, इसलिए इसको हुल आंदोलन कहा जाता है। और इसका सबसे बड़ा बैठक जो सबसे पहली बार हुआ था, कब हुआ था? तो आपको हुआ था 30 जून, 30 जून 1855 को भोगनाडीह में हुआ था। इसलिए प्रत्येक साल 30 जून को क्या है, आपको हूल दिवस मनाया जाता है, हूल दिवस मनाया जाता है। और इस दिन पूरे झारखंड में सरकारी अवकाश भी रहता है, ये आपको याद रखना है। तो सिद्धू कान्हू का संबंध संथाल विद्रोह से है, ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे हम लोग तिलका मांझी की। तो तिलका मांझी का मूल नाम क्या है? उनका नाम क्या है? जबरा पहाड़िया है। क्या है? जबरा पहाड़िया है। और इनका आंदोलन का चरम उत्कर्ष काल कब से कब है? तो तिलका मांझी का चरम उत्कर्ष काल कब है? आपका 1783 से लेके 1785 ईस्वी में। अब तिलका मांझी जो थे क्या किए थे ये कि 1784 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड को तीर मार के उसकी हत्या कर दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या किया गया? तिलका मांझी को भी नालायक अंग्रेज लोग क्या किया? फांसी दे दिया 1785 ईस्वी में। कहाँ पर दे दिया? भागलपुर में। भागलपुर में, भागलपुर में एगो बरगद के पेड़ पर। किस पर? बरगद के पेड़ पर लटकाकर इन्हें फांसी दे दिया। बरगद, इसलिए डिटेल से बताते हैं। कभी कभी डायरेक्ट पूछेगा कि तिलका मांझी को किस पेड़ पर लटका के फांसी दिया गया था? तो बरगद। और आज उस जगह को क्या कहते हैं मालूम है? आज उस जगह को बाबा तिलका मांझी चौक कहते हैं। क्या कहते हैं? बाबा तिलका मांझी चौक कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तिलका मांझी चौक। चलिए, अब लास्ट जो विकल्प है उसको भी थोड़ा सा देख ही लेते हैं, बिरसा मुंडा के बारे में। तो बिरसा मुंडा जी जो हैं, इनका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को बृहस्पतिवार के दिन कहाँ हुआ था? इनका जन्म खूंटी जिला में हुआ था। और खूंटी जिला में भी कहाँ? उलीहातू गांव में हुआ था। उलीहातू गांव में हुआ था। अब इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनका मृत्यु जो हुआ था आपका कब? 9 जून। कब? 9 जून 1900 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? रांची का सेंट्रल जेल में हुआ था। रांची का सेंट्रल जेल में हुआ था। और इनके मृत्यु का कारण क्या बताया गया था? तो सरकारी दस्तावेज के अनुसार हैजा बताया गया था, हैजा। ठीक है।
और बिरसा मुंडा के ऊपर अंग्रेजों के द्वारा कितनी राशि का इनाम रखा गया था? तो 500 रुपया का इनाम रखा गया था। ये भी आपको याद रखना है। तो 12 नंबर का सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रघुनाथ महतो। चलिए बढ़ते हैं, ज़्यादा फेंक दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि बंशीधर मंदिर किस जिले में स्थित है? पहला है पलामू, दूसरा है गढ़वा, तीसरा है लातेहार, चौथा है रांची। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गढ़वा। ठीक है, तो बंशीधर मंदिर गढ़वा जिले के नगर उंटारी में है। ठीक है, कहाँ है? गढ़वा जिले के नगर उंटारी में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके बारे में और थोड़ा सा बता देते हैं। तो इस मंदिर में 32 मन, कितना? 32 मन, अर्थात अगर इसको किलो में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? किलो में बदलिएगा तो 1280 किलोग्राम शुद्ध सोने से निर्मित भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के साथ वाराणसी से मंगाई गई अष्ट धातु की मां राधिका की प्रतिमा स्थापित है। यह बांकी नदी के किनारे स्थापित है। श्री कृष्ण जी की मूर्ति की स्थापना 1885 में नगरगढ़ के महाराज स्वर्गीय भवानी सिंह की विधवा रानी शिवमणि देवी के द्वारा कराया गया है। ये भी आपको याद रखना है। तो इतना डिटेल बता दिया आपको बंशीधर मंदिर के बारे में, और ये कहाँ है? गढ़वा जिला के नगर उंटारी में है। अब गढ़वा जिला की बात की जाए तो गढ़वा जो है झारखंड का एक जिला है, जो कि झारखंड का सबसे पश्चिमतम या झारखंड के सबसे पश्चिमी जिला में शामिल है। और गढ़वा जिला के बारे में आपको एक बात यह याद रखना है कि गढ़वा जिला झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा है आपका बिहार और तीसरा है आपका छत्तीसगढ़। तो 3 राज्यों के साथ गढ़वा सीमा साझा करता है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि रांची स्थित पहाड़ी मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? पहला है नेत्रहाट पहाड़ी, दूसरा है पारसनाथ पहाड़ी, तीसरा है पोराहाट पहाड़ी, चौथा है टुंगरी पहाड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टुंगरी पहाड़ी। तो रांची के टुंगरी पहाड़ी पर स्थित पहाड़ी मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस पहाड़ी को खोंडा लाइट चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। इस पहाड़ी का वास्तविक नाम क्या है? रांची बुरू है, ये आपको याद रखना है। तो ये अगर आप लोग रांची आए होंगे तो रांची में जो रातू रोड है, रांची में रातू रोड है, वही जगह देवी मंडप या देवी दुर्गा मंदिर है, वहीं जगह एक रास्ता गया हुआ है। कहाँ? आपका रांची पहाड़ी मंदिर के लिए। ठीक है, जहाँ पर भगवान शिव की पूजा की जाती है या उसका मंदिर है। और वहाँ पर क्या है, प्रत्येक साल जो है आपका शिवरात्रि के दिन काफ़ी भीड़ होता है, ये आपको याद रखना है। अब इस विकल्प में से में हम तो नेत्रहाट के बारे में बता चुके हैं, इसको बताइए दे पार्श्वनाथ की पहाड़ी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तो पार्श्वनाथ की पहाड़ी झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और ये आपका गिरिडीह जिला में है। कहाँ है? गिरिडीह जिला में है। और गिरिडीह जिला बना है 4 दिसंबर, कब? 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को। चलिए, और पार्श्वनाथ के पहाड़ी के बारे में पूछेगा तो और आगे डिटेल में बताएंगे, इसमें इतना ही बताते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसने बिहार विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? पहला है जीमुत वाहन सेन, दूसरा है कृष्ण बल्लभ सहाय, तीसरा है नीलकांठ चटर्जी, चौथा है उपयुक्त सभी। तो आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल कितना हार्ड है, लेकिन यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, वो छोटा छोटा क्वेश्चन तो रट लिया, अभी सबको भी समझने का प्रयास कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो झारखंड क्षेत्र से निर्वाचित नीलकांठ चटर्जी, जीमुत वाहन सेन और कृष्ण बल्लभ सहाय ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार विधान परिषद से त्याग पत्र देकर आम जनता की व्यापक भागीदारी का मार्ग को प्रशस्त किया था, ये आपको याद रखना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। इसी में आपका क्या है, 6 मार्च, ठीक है, 6 मार्च को आपको बता रहे हैं, मार्च अप्रैल, हाँ, 6 मार्च को क्या है, महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायी के साथ, कितने? अपने 78 अनुयायी के साथ साबरमती आश्रम से डांडी नामक यात्रा, डांडी जगह पर यात्रा करता है, जिसको डांडी यात्रा भी कहते हैं भारत के इतिहास में। और ये उस पर डांडी के स्थान पर जाके नमक बना के नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है।
चूँकि हम इतिहास के स्टूडेंट रहे तो पूरा और बताएँगे, लेकिन हमको लगता है कि ज़्यादा बोलने के चक्कर में लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग बोर हो जाएँगे। तो सिंपल आप लोग याद रखें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था और इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। और सविनय अवज्ञा से ही संबंधित क्या है, आपका दांडी यात्रा है और साबरमती आश्रम है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि गलत सुमेलित को पहचाने। पहला है संथाली प्रवेशिका को कौन लिखा है, डोमन साहू समीर। दूसरा है संथाली हिंदी कोर्स को कौन लिखा है, केवल सोरेन। और तीसरा है ए वोकोबुलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज कौन लिखा है, ई एल पक्सुले। चौथा बिंदु चांदन कौन लिखा है, विश्वनाथ मुर्मू। तो इसमें क्या है आपको कि 3 जो है बिल्कुल सही है, एक गलत है। जो गलत है उसको हम लोग को पहचानना है। इसका ये जो है संथाली प्रवेशिका डोमन साहू समीर ने लिखा है, बिल्कुल सही है। संथाली हिंदी कोर्स केवल या केवला सोरेन लिखा है, ये सही बात है। ए वोकोबुलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज ई एल पक्सुले लिखा है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका गलत है। बिंदु चांदन नामक पुस्तक की रचना विश्वनाथ मुर्मू ने नहीं किया है, बल्कि किसने किया है, रघुनाथ मुर्मू ने किया है। ये आपको याद रखना है। कौन किया है, रघुनाथ मुर्मू किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि गलत सुमेलित को पहचाने। पहला है घेरे के बाहर, ठीक है, कौन लिखा है, द्वारिका प्रसाद। दूसरा है पूनम एक याद, गोपाल दास मुंजाल। समर शेष है, कौन लिखा है, विनोद कुमार। चौथा रूपांतर को कौन लिखा है, विभूति भूषण। इसमें भी जो है आपका 3 सही सुमेलित है, एक गलत है, उसको पहचानना है। यही सब क्वेश्चन वीवीआईपी में है, इसी क्वेश्चन को ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको एक बार में समझ में नहीं आएगा, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका गलत है। रूपांतर को विभूति भूषण ने नहीं लिखा है। तो रूपांतर को कौन लिखा है, इसको लिखे हैं आपका राधा कृष्ण। राधा कृष्ण ने लिखे हैं कौन, इसको रूपांतर को, और बाकी सब सही है। घेरे के बाहर को द्वारिका प्रसाद लिखे हैं, सही बात है। पूनम एक याद, इसको गोपाल दास मुंजल लिखे हैं, सही बात है। समर शेष है, इसको विनोद कुमार लिखे हैं, ये भी सही है। लेकिन रूपांतर को विभूति भूषण नहीं लिखे हैं, कौन लिखे हैं, आपके राधा कृष्ण लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निकी प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी के संबंध किस खेल से है। पहला है लोन बॉल, दूसरा है तीरंदाजी, तीसरा है फुटबॉल, चौथा है हॉकी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नो डाउट ऑप्शन नंबर डी, हॉकी। ठीक है, तो निकी प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी का संबंध हॉकी खेल से है। और खूंटी निवासी निकी प्रधान ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है, जबकि सलीमा टेटे ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की दूसरी महिला खिलाड़ी है। निकी प्रधान अभी तक 2 बार एवं सलीमा टेटे 1 बार ओलंपिक में भाग ले चुकी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए हमारा जो झारखंड है विशेषकर महिला हॉकी खिलाड़ी का गढ़ माना जाता है। बहुत सारे महिला हॉकी खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ झारखंड से ही सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, और विशेषकर कौन कौन जिला, खूंटी हो गया, सिमडेगा हो गया, आपका गुमला हो गया, इन सब जिला से ही महिला हॉकी खिलाड़ी जम के निकलती है। एक टीम में कम से कम 5-6 जो है आपका झारखंड से ही होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपका कह रहा है कि इंडोर इंडोर स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है। पहला है दुमका, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है रांची, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर ए, दुमका। तो इंडोर स्टेडियम झारखंड के दुमका जिले में स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब दुमका के जिक्र आया है तो दुमका में क्या है आपका, दुमका में हिजला मेला लगता है। क्या लगता है, हिजला मेला लगता है। किस नदी के किनारे लगता है, तो मोर नदी के किनारे लगता है। और मोर नदी का ही दूसरा नाम क्या है, तो मयूराक्षी नदी है। क्या है, मयूराक्षी नदी नाम है। ठीक है, और मोर नदी का या मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो त्रिकुट की पहाड़ी है। क्या है, त्रिकुट की पहाड़ी है। और त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है, तो ये आपका देवघर जिला में है। कहाँ है, देवघर जिला में है। ये सब आपको याद रखना है। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुमका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि निम्न में से कौन खिलाड़ी हॉकी और झारखंड से जुड़े हैं। पहला है वीरेंद्र लकड़ा, दूसरा है जयपाल सिंह मुंडा, तीसरा है दिवाकर प्रसाद, चौथा है ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। यानी कि वीरेंद्र लकड़ा और आपका जयपाल सिंह मुंडा क्या है,
हॉकी खिलाड़ी हैं और ये झारखंड के हैं। दिवाकर प्रसाद हॉकी नहीं खेलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जयपाल सिंह मुंडा है उनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जयपाल सिंह मुंडा झारखंड के महान शख्सियत हैं। इनके बारे में सबको जानना चाहिए, झारखंड के रहने वाले सभी व्यक्ति को जानना चाहिए। ठीक है, तो जयपाल सिंह मुंडा का जन्म आपका कब हुआ था? 3 जनवरी। कब हुआ था? 3 जनवरी 1903 ईस्वी को। ठीक है, इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनका मृत्यु हुआ था कब? 20 मार्च। कब हुआ है? 20 मार्च 1970 ईस्वी को। और इनकी मृत्यु का कारण क्या बताया गया है? तो इनकी मृत्यु का कारण ब्रेन हेमरेज बताया गया है। क्या बताया गया है? ब्रेन हेमरेज बताया गया है। और आपको बता दें कि इनके बारे में और एक चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ है जो जानना है कि 1928 में एम्स्टर्डम में जो हॉकी का ओलंपिक हुआ था, हॉकी का ओलंपिक, उस समय ये भारतीय हॉकी टीम के क्या थे? कैप्टन थे। और इन्होंने भारत को उस समय क्या दिलाया था? गोल्ड मेडल दिलाया था। ये भी आपको याद रखना है। और इस जयपाल सिंह मुंडा को लोग प्यार से क्या बोलते हैं? तो जयपाल सिंह मुंडा को लोग प्यार से मारंग गोमके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मारंग गोमके बोलते हैं। और मारंग गोमके का मतलब होता है महान नेता होता है। ये भी आपको याद रहना चाहिए। और 1903 ईस्वी में जन्म तो हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था? तो वर्तमान में जो खूंटी जिला है, खूंटी जिला के टकरा टोली गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? टकरा टोली गांव में हुआ था। ये आपको याद रखना है। और खूंटी जिला बना है 2007 ईस्वी में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए झारखंड में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? पहला है जावा पर्व, दूसरा है भक्ता पर्व, तीसरा है सरहुल, चौथा है हलपुन्हा। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जावा। ठीक है, तो जावा त्यौहार अविवाहित जनजाति लड़कियों के द्वारा मनाया जाता है। यह अच्छी प्रजनन क्षमता और बेहतर घर की उम्मीद के लिए मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। ये आपको याद रखना है। बाकी त्योहार के बारे में भी आपको बताते हैं। तो भक्ता पर्व क्या है? तो भक्ता पर्व जो है, इसको आपको क्या है, बाकी झारखंड में इसको क्या कहता है? इसको आपका मंडा पर्व कहता है। मंडा पर्व, मंडा पर्व को ही क्या है आपका कुर्मी समुदाय में या विशेषकर पंच परगनिया एरिया में भक्ता पर्व के नाम से जानता है। ये आपको याद रखना है। सरहुल के बारे में बताए बिना आगे कैसे बढ़ सकते हैं? तो सरहुल के बारे में बताते हैं। तो सरहुल जो है झारखंड की जनजातियों की सबसे बड़ी त्योहार है। क्या है? झारखंड की जनजातियों की सबसे बड़ी त्योहार है। विशेषकर उरांव जनजाति का क्या है? यह सबसे बड़ा त्योहार है। उरांव जनजाति के लोग सरहुल को क्या कहते हैं? खद्दी, यानी कि खद्दी बेचा बर के। ठीक है, ऐसे कहता है। अब सरहुल जो है कब मनाया जाता है? तो ये आपका चैत्र माह के, कब? चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। इसमें किसकी पूजा की जाती है? इसमें आपका साल वृक्ष की पूजा की जाती है। साल, जिसको हम लोग गांव घर में क्या कहते हैं? सखुआ गछ कहते हैं। सखुआ गछ की पूजा की जाती है। और ये साल क्या है? झारखंड का क्या है? ये झारखंड का साल राजकीय वृक्ष है। ये आपको याद रखना है। और साल वृक्ष जो है क्या है? उसका लकड़ी काफ़ी मजबूत होता है, इसलिए उसका फर्नीचर भी बनाया जाता है। साथ ही उसका फूल और उसका बीज जो है औषधीय के रूप में काम आता है। ये आपको याद रखना है। तो हो जाएगा आपका सरहुल। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। झारखंड के किस जनजाति को अस्थायी कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है? पहला है बिरहोर जनजाति, दूसरा है कोरबा जनजाति, तीसरा है संथाल जनजाति, चौथा है महली। इसका सही आंसर क्या होगा? अस्थायी कृषक मतलब एक जगह स्थिर रह के कृषि करने वाला व्यक्ति किसको कहते हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संथाल जनजाति को। झारखंड की संथाल जनजाति है। इसके अलावा मान लीजिए मुंडा हो, भूमिज, खरवार, इन लोग को भी क्या है? झारखंड की अस्थायी कृषक के रूप में वर्गीकृत किया जा चुका है। अब संथाल जनजाति के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा आपकी क्या है? संथाली है। और संथाली भाषा को लिखने के लिए आपको ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसकी? ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 ईस्वी में कौन किया है? पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया है। ये भी आपको याद रखना है। अब संथाली भाषा की बात की जाए तो संथाली भाषा को किसको? संथाली भाषा को 2003 में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ये आपको याद रखना है। और 8वीं अनुसूची में पूरे भारत से मात्र 22 भाषा को ही शामिल किया गया है, जिनमें से एक क्या है आपका? संथाली भाषा है, जो कि झारखंड का ट्राइबल लैंग्वेज है और हमारे लिए प्राउड फीलिंग वाली बात है। ये आपको याद रखना है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि निम्न में से कौन सी चित्रकला की एक शैली नहीं है? पहला है उरांव भित्ति चित्र, दूसरा है जादव पटिया, तीसरा है लह सउआ, चौथा है संथाली भित्ति चित्र।
इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई बताइए? सी, लहसुआ। तो लहसुआ क्या है? तो लहसुआ एक प्रकार का नृत्य है, एक प्रकार का क्या है? नृत्य है। और बाकी क्या है? ये आपका चित्रकला है। उरांव भित्ति चित्र, जादो पटिया, संथाली भित्ति चित्र क्या है? एक प्रकार का चित्रकला है। जबकि लहसुआ चित्रकला नहीं बल्कि नृत्य है, ये आपको याद रखना है। अब जादव पटिया के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जादव पटिया क्या है? तो ये संथाल जनजाति में प्रचलित एक क्या है? चित्रकला है। इसमें क्या है देखिए, संथाल जनजाति के लोग चित्रकार को क्या कहते हैं? जादव कहते हैं, ठीक है। और चूंकि यह जो चित्रकारी जो है कपड़ा या आपका कागज के पट पर बनाया जाता है, इसलिए इस प्रकार की चित्रकारी को क्या कहा जाता है? जादव पटिया कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि एक संथाल ग्राम में ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहते हैं? पहला मांझी, दूसरा प्रमाणिक, तीसरा नाइके, चौथा है परगनैत। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है आपके वीवीआईपी है, एकदम इसको याद कर लेना है कंठस्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रमाणिक कहते हैं। तो देखिए संथाल जनजाति में मांझी परगना शासन व्यवस्था प्रचलित है। क्या है? मांझी परगना शासन व्यवस्था प्रचलित है और इनके ग्राम प्रधान के सहायक को प्रमाणिक कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, प्रमाणिक। अब संथाल के बारे में और एक बात बताते हैं। तो संथाल का जो है सबसे प्रमुख देवता का क्या नाम है? सिंहबोंगा। संथालों के सबसे प्रमुख देवता का नाम है सिंहबोंगा और सिंहबोंगा भगवान सूर्य का प्रतीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अरे यार कितने चला गया तू। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि सही सुमेलित को पहचाने। यहाँ पर 4 नृत्य दिया गया है और उसके किस अवसर पर वो नृत्य किया जाता है उसको वहाँ पर मिलाया गया है। तो जो सही है उसको पहचानना है और जो गलत है उसको भी पहचानना है। पहला है नचनी नृत्य, कार्तिक पूर्णिमा का अवसर पर किया जाता है। दूसरा सोहराय नृत्य, पशुओं के लिए मनाए जाने वाले त्यौहार पर किया जाता है। तीसरा बाहा नृत्य, सरहुल का अवसर पर किया जाता है। चौथा कली नृत्य, राधा कृष्ण के गीतों की प्रस्तुति है। चौथा उपरोक्त सभी सही है और पांचवा उपरोक्त सभी सत्य है। इसका हो जाएगा आंसर नंबर ई, सभी सत्य है। देखिए यहाँ पर 4 नहीं 5 विकल्प है, ठीक है। और क्या हो जाएगा? ये सभी सत्य है। ये जितना भी लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो आप लोग एक बार और पढ़ लीजिए रिपीट। हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड में प्रचलित डोकरा कला का संबंध है। पहला है जादव समुदाय से, दूसरा मल्हार समुदाय से, तीसरा शिल्पी समुदाय से, चौथा है अच्छी फसल से। तो किससे संबंध है भाई बता दिया जाए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मल्हार समुदाय से। तो झारखंड में प्रचलित डोकरा कला का संबंध आपका मल्हार समुदाय से है। इस कला में अलौह धातु की कास्टिंग में मोह की कास्टिंग, मोम की किसकी? मोम की कास्टिंग तकनीक का प्रयोग होता है। इसके अंतर्गत पैला, घुंघरू, राधा कृष्ण की मूर्ति, हाथी, हिरन आदि का निर्माण किया जाता है। सीधी सी बात है कि झारखंड में जो मल्हार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मलार बोलते हैं, ठीक है, मलार। मलार जाति लोग क्या करता है? आप लोग का क्या बनाता है? डेगची बासन सब बनाता है। डेगची बासन, ढिवरी हो गया, पैला हो गया, ये सब का निर्माण करते हैं, ठीक है। और ये किसका निर्माण करते हैं? ये धातु से, धातु से। तो धातु कला से संबंधित है क्या? आपका डोकरा कला। डोकरा कला को ही कहीं कहीं धोकरा कला लिख देता है, ठीक है, धोकरा। तो ये आपको याद रखना है। तो किससे संबंधित है? आपका मल्हार समुदाय से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि सबसे कम समय के लिए झारखंड के राज्यपाल के रूप में किसने सेवा की है? पहला है एम रामा जोश, दूसरा है वीसी पांडे, तीसरा है प्रभात कुमार, चौथा है वेद प्रकाश मारवाह। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वीसी पांडे। तो झारखंड के राज्यपाल के रूप में सबसे कम समय के लिए वी एस, वी एस की वीसी पांडे होता है, वी एस होना चाहिए। वी एस पांडे जो है सबसे कम समय तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा की है। कब से कब की थी वो भी बताते हैं। ये किए थे आपका 4 फरवरी, 4 फरवरी 2002 से लेके ये 14 जुलाई, कितना? 14 जुलाई आपका 2002 तक, ठीक है। तो कुछ ही महीने के लिए ये झारखंड के राज्यपाल थे। तो जितने भी राज्यपाल अभी तक झारखंड में हुए हैं वे क्या है? सबसे कम समय का कार्यकाल इन्हीं का रहा है। अगर आपसे पूछ दे कि झारखंड का
प्रथम राज्यपाल कौन है, तो हो जाएगा आपका प्रभात कुमार। तो जब झारखंड बना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो जो सबसे पहले जो राज्यपाल बने थे वो कौन थे, प्रभात कुमार। और इनके बारे में बता दें कि एक जो है आपका झारखंड में जो राज्यपाल बने हैं, झारखंड का प्रथम महिला राज्यपाल, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम क्या है, द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू वर्तमान समय में क्या है, भारत की राष्ट्रपति है। और भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति होने का इन्हें गौरव प्राप्त है। और ये कहाँ की रहने वाली है, तो ये उड़ीसा के मयूरभंज की, कहाँ, उड़ीसा के मयूरभंज के रायरंगगंज की है। ठीक है, उड़ीसा के मयूरभंज के रायरंगगंज की रहने वाली है। ये आपको याद रखना है, कौन, द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू क्या है, झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल है। अब बात कर लेते हैं, सब कुछ राज्यपाल का हो गया, तो ये भी जानना जरूरी है कि झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो झारखंड के वर्तमान राज्यपाल आपके कौन है, संतोष कुमार गंगवार। कौन है, संतोष कुमार गंगवार झारखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं। कोई दिक्कत नहीं, इसका तो हो जाएगा VS कर दीजिएगा, VS पांडे। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा कब किया गया। पहला 31 मार्च 2012, दूसरा है 1 अप्रैल 2005, तीसरा है 16 अप्रैल 2014, चौथा है 15 अप्रैल 2000 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 2005। तो व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2005 ईस्वी को किया गया है। ये आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बिल्कुल ब्रेक नहीं लिए हैं और हम लोग अब क्लास समाप्ति को धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, लेकिन मेरा जोश जुनून उतना ही बना हुआ है, क्योंकि ये आप लोग के ज़िंदगी का सवाल है और मैंने ये तय कर चुका हूं कि क्या है कि पूरा जीवन जो है छात्रों के हित में लगा देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि आर्या स्कीम का संबंध किस क्षेत्र से है। पहला है युवाओं को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने से, दूसरा है युवाओं को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने से, तीसरा है युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने से, और चौथा है युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने से। आर्या योजना क्या है, झारखंड सरकार द्वारा संचालित एक योजना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये पूछना चाह रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए बताइए बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो जो युवा जो हैं सिर्फ नौकरी की ओर भागते हैं, उनको कृषि की ओर भी आकर्षित करना जरूरी है, क्योंकि अगर अन्न ही नहीं उपजेगा तो क्या खाएंगे, चाहे जितना पैसा हो जाएगा, पैसा तो नहीं ना खाएंगे, चावल दाल ही खाना है, तो कुछ लोगों को तो खेती बाड़ी करना ही होगा ना। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का सवाल जवाब देखने से पहले आपको बता देंगे कि क्लास देख के जाने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये क्लास लाने में 4 से 5 घंटा हम आपके लिए हर दिन देते हैं। पहले क्वेश्चन खोजिए, सेलेक्ट कीजिए, फिर टाइपिंग कीजिए, फिर लिखिए, फिर आप लोग के सामने प्रस्तुत कीजिए। ये सब करते 4-5 घंटा लग जाता है। तो इतना मेहनत है, थोड़ा सा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा जोश जुनून बना रहे, ताकि हर दिन क्लास लाएँ। अगर क्लास नहीं लाएंगे तो मेरा तो क्या जाएगा, कुछ ही नहीं जाएगा, लेकिन आपका ज़िंदगी खराब हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग लाइक कीजिए ताकि हम क्लास लाने के लिए मजबूर हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह क्या है। पहला है असल विवाह, दूसरा है उधरा उधरी, तीसरा है तनीला, चौथा है प्रेम विवाह। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असल विवाह। तो क्रय विवाह को खड़िया जनजाति में क्या कहा जाता है, असल विवाह। और असल विवाह का और एगो नाम है, इसको क्या कहा जाता है, ओलोल दाय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओलोल दाय। तो खड़िया जनजाति में असल विवाह का दूसरा नाम ओलल दाय है, और इसी को क्या कहा जाता है, क्रय विवाह भी कहा जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलित है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये खड़िया जनजाति से संबंधित है। और कुछ थोड़ा सा बता ही देते हैं। तो देखिए, हठ विवाह को इनमें ढुकू भी कहते हैं, ढुकू चेलकी बोलते हैं। और अपहरण विवाह को ये लोग क्या कहते हैं, तनीला कहते हैं। और सात पलायन विवाह को ये लोग उधरा उधरी कहते हैं। नहीं बुझे आप, और एक बार बता दें। तो असल विवाह मतलब क्रय विवाह है। क्रय विवाह माने सबसे प्रचलित है, जाइए और कन्या के घर में बात कीजिए, उनके माता पिता से और विवाह करके लाइए, ये सब होता है आपका असल विवाह। उधरा उधरी में क्या होता है कि साथे जो भाग जाता है ना, जिसको सह पलायन कहते हैं, उस तरह के जो विवाह होता है उसको हम लोग उधरा उधरी विवाह कहते हैं। किसमें, खड़िया जनजाति में। तनीला क्या है, तो तनीला के बारे में अभी ही बताया आपको। तो अपहरण विवाह, किसी लड़की को भगा के लाना और विवाह करना क्या कहा जाता है, तनीला कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।
ये था आज का आप लोग का। अरे और एक क्वेश्चन है भाई, आपका नहीं, रुक जाइए, ठहर जाइए, ठहर जाइए। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि किस जनजाति को किसने किस जनजाति को किसने, ये क्या है भाई, किस नहीं होगा यहाँ पर भाई, कुछ और होगा। किस वो वाला नहीं, किसान होगा। किसान जनजाति को किसने पांडवों का वंशज बताया है? पहला है रिजले, दूसरा है संडर, तीसरा है डाल्टन, चौथा है हंटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाल्टन। किसान जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं, ये बताइए। इसको तो डाल्टन साहब कह ही दिया है कि कहाँ पांडव का वंशज है, कौन, किसान। लेकिन किसान के जाति के बारे में आपको बता देते हैं थोड़ा सा। तो किसान जनजाति लोग स्वयं को नगेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? नगेशिया कहते हैं। किसान जनजाति के लोग स्वयं को नगेशिया कहते हैं और स्वयं को नागवंश का वंशज मानते हैं। किसका? नागवंश का वंशज मानते हैं। और डाल्टन इन्हें पांडवों का वंशज बताया है। इनका मुख्य निवास स्थान कहाँ है? तो इनका मुख्य निवास स्थान सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो हो जाएगा आपका पलामू है। ये दो भागों में बटे हुए हैं ये लोग। किसान जनजाति जो है आपके दो भागों में बटा हुआ है। एक तो है आपका सिंदुरिया किसान और एक है तेलिया किसान। ठीक है। इनका धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? इनका धार्मिक प्रधान बैगा कहलाता है। ये आपको याद रखना है। दो वर्गों वाला याद रखिएगा, एक तो है सिंदुरिया और एक है तेलिया। सिंदुरिया तेलिया में क्या होता है बताएं थोड़ा सा। जैसे शादी होता है ना तो मांग में सिंदूर देना रहता है। तो एक जो भाग है, एक जो भाग बटा हुआ है वो क्या करता है? तेल देता है मांग में, सिंदूर की जगह में तेल देता है, उसको हम लोग बोलते हैं तेलिया किसान। और जो मांग में सिंदूर देता है उसको क्या बोलते हैं? सिंदूरिया किसान कहते हैं। ठीक है। ये दो भागों में बटा हुआ है। और ये लोग खुद को क्या कहता है? नगेशिया और नागवंश का मानता है। लेकिन डाल्टन साहब क्या बोलते हैं? पांडव का वंशज बताए हैं। तो इस तरह से आप लोग आराम से सोचिए, याद कीजिए है। तो ये रहा एक टेक में आपका सभी सवाल जवाब। और कल फिर नए सेशन, इंटरेस्टिंग और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूरी वाला सवाल के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन जाते जात आपको किसी प्रकार का सलाह मशवरा देना है मेरे को, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है 93 34 40 05 26, उसमें मैसेज या व्हाट्सअप के माध्यम से बातचीत कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए, थक गए हैं और बाज़ार भी जाना है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।